सबसे पहले तो मैं आपको, जो आपकी फिल्म आ रही है संघर्ष 2, जिसका जी। टीजर और फर्स्ट लुक हाल ही में आया है, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि उसको दर्शकों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बस आप लोग तो का प्यार है। जी, तो ये जो जिस तरीके का रिस्पांस इसको मिला है संघर्ष 2 के टीजर को, उसको देख के आपको मतलब कैसा लगता है, कि क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मेरे जीवन में ऐसे अवसर तो आते रहते हैं, लेकिन ये अवसर कुछ ज्यादा ही है, एक्साइटेड वाला है। रीजन के आज साउथ इंडस्ट्री के लोग इतने आगे बढ़ गए। हिंदी तो पहले से ही आगे था, आपके मराठी से लेकर बहुत सारे सिनेमा, रीजनल सिनेमा जो हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को उन्होंने प्रेजेंट किया है, अपने भाषा को प्रेजेंट किया है। और हमने भी पहली बार कोशिश की है कि बिग बजट और अपने आप पे काम करके, अपने लुक पे काम करके, कहानी पे फोकस करके, हर कैरेक्टर को डिसाइड करके हम लोगों ने कोशिश की। इसमें सबसे बड़ा योगदान रत्नाकर की तरह, क्योंकि उन्होंने कभी हाथ मुट्ठी बंद करके खर्चा नहीं किया। उन्होंने बोला कि जो बेहतर के लिए होता है आप लोग करिए। और पराग पाटिल का अपना एक अलग स्टाइल है कि वो हमेशा सिनेमा में कुछ नया रूप देते हैं मुझे, और उन्होंने लुक डिजाइन किया, और हम लोगों ने सबने मिलकर एक बेहतर अपने आप को नहीं बल्कि भोजपुरी को करने की कोशिश की है। तो इसमें आप सबका योगदान बहुत ज्यादा मिल रहा है, और आप लोग भरपूर प्यार दे रहे हैं कि हमारी छोटी सी कोशिश को आप बड़े स्तर पे लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो इसके लिए पूरे मीडिया कर्मी को मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा, कि पहली बार आज भोजपुरी को सपोर्ट मिल रहा है मीडिया की तरफ से। और इसलिए मिल रहा है कि पहली बार बेहतर हुआ है कुछ, शायद इसीलिए मिल रहा है। अभी तक गाने के माध्यम से हम लोगों ने अपने आप को विदेशों तक बजवाया है, लेकिन कभी हम अपने कल्चर को, अपने मिट्टी को, अपने भोजपुरी भाषा को प्रेजेंट नहीं की। हमने सिर्फ गाने से भोजपुरी को पहचान दिलाने की कोशिश की। बट मुझे ऐसा लगा कुछ टाइम में कि नहीं, अब गाने से हम अपने भोजपुरी की पहचान नहीं बना सकते। हमारी पहचान नदिया की पार जैसे सिनेमा से है, हमारी पहचान गंगा मैया तो है पियरी चढ़ाईबू से है, गंगा किनारे मोरे गांव से है, ससुरा बड़ा पैसा वाला से है। तो कहीं ना कहीं हमें उस दिशा में जाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाके हम दुनिया को बता पाएंगे कि हम रीजनल सिनेमा के हैं, और रीजनल सिनेमा भी ऐसी बनती है। जी, टीजर में देख रहा था, और टीजर में जाके नीचे जब मैंने कमेंट सेक्शन में देखा, तो उसमें कुछ लोगों ने लिखा है कि सही मायने में जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उत्थान जो है वो अब शुरू हो रहा है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं प्रयास हम लोगों ने किया है, अब इसमें सबका सहयोग और प्यार की जरूरत है। अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है और बढ़ रहा है, तो कोई उसमें सिर्फ खिसकारी नहीं है, वो अपना पूरा भोजपुरी भाषा है, अपना कल्चर है। तो सबका प्यार आशीर्वाद मिलेगा तो इससे भी बेहतर हम करने की कोशिश करेंगे, खुद के ऊपर भी और अपने भाषा के ऊपर भी। तो अब देखिए कहाँ तक प्यार लोगों का मिल रहा है, और भर भर के मिल रहा है। इंडिया तो छोड़िए, विदेश से लोग इसके रिव्यू कर रहे हैं, पाकिस्तान से लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो ये देखकर एक सुनहरा पल है हमारे भोजपुरी समाज के लिए, खास करके जो काम करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में, उनके लिए, कि अब उनकी सिनेमा के चीजों को आउट ऑफ इंडिया से भी लोग रिव्यू कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सुनहरा पल है भोजपुरी समाज के लिए। रत्नाकर जी के साथ आपकी 2 फिल्में आ रही हैं। अभी हाल ही में आपने बैक टू बैक दोनों फिल्मों के फर्स्ट लुक रिवील किए थे, एक गॉडफादर और दूसरी संघर्ष 2। जी ये जी। दोनों फिल्मों के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सकें? हाँ, गॉडफादर भी एक समाज का आईना है। और देखिए, हम कोई हमारा मदद करता, हमने भगवान को देखा नहीं कि कोई हमारा मदद कर देता है तो हमारे लिए भगवान हो जाता है। तो हमारे लिए हमारे जीवन में पिता तो होते हैं, लेकिन हमारी मजबूरियों में अगर कोई हमारा साथ देता है तो हमारे लिए गॉडफादर हो जाता है। और मुझे लगता है कि मेरे जीवन में बहुत सारे गॉडफादर हैं, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, जिन्होंने मेरे लिए मेहनत की है, जिन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है, जिन्होंने मुझे प्रेजेंट किया है, जो जनता हमें प्यार देकर यहाँ तक पहुंचाई है। तो मेरे लिए तो मेरी जनता भी गॉडफादर की तरह ही है। तो वैसा ही एक सिनेमा है हम लोगों ने डिजाइन किया है गॉडफादर को, जिसमें मैं एक रोल में नहीं, करीब 3 रोल में नजर आऊंगा, और तीनों का डिफरेंट कैरेक्टर है। तीनों के चलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है, उसका खड़ा होने का तरीका अलग है, उसका देखने का तरीका अलग है, जिसमें से गॉडफादर का लुक एक ये भी है। अच्छा, जो अभी आपने लिया हुआ है? हाँ, अभी उसी का काम चल रहा है। इसके बाद फिर से एक व्हाइट बाल के साथ, व्हाइट दाढ़ी के साथ एक वो अलग लुक है। जी। एक और इसमें लुक है जो शुरू का है। तो कहीं ना कहीं हम अब कोशिश कर रहे हैं कि अब खुद पे काम कर रहे हैं। अगर हम खुद पे काम नहीं करेंगे, अगर कैरेक्टर में हम नहीं ढलेंगे, तो शायद हम बेहतर सिनेमा का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। कोई डायरेक्टर सोचकर ही क्या करेगा, कोई प्रोड्यूसर पैसा लगा के ही क्या करेगा, जब हम ही खुद उस लायक नहीं है। तो हम पहले गोली बन जाएं, पूरी दुनिया की पिस्टल हमें ढूंढ रही है,
जी ताकि अपने अंदर लोड करे और फायर करे तो लोगों की कहीं ना कहीं एकदम टिस निकले कि हाँ अरे यार इसने तो जान ले ली। जान जी किसी का मौत लेना नहीं, बल्कि जान लेना मतलब ये भी होता है कुछ अच्छा ला रही है यार जान ले लिया, लोग कहते हैं ना। तो वो दिल सारी जीत चीजें लिया, तो हाँ। हम, जी हाँ तो पहले हम गोली बने। मुझे लगता है कि हम गोली बन जाएंगे तो पूरी दुनिया अपनी पिस्टल लेकर बैठी है हमें फायर करने के लिए। जी जी। संघर्ष 2 के बारे में कुछ थोड़ा बहुत बता सके तो। संघर्ष 2 देखिए कि गेम चेंजर है कहीं ना कहीं भोजपुरी के लिए, एक बेस्ट साबित होने वाली सिनेमा है। तो इसमें हम सबका योगदान, चाहे हमारे बड़े भाई हो या छोटे भाई हो या एक्ट्रेस हो या एक्टर हो या टेक्नीशियन हो या प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, सब लोग अगर इसको पुश करेंगे तो शायद वो भी कभी सोचेंगे तो ऐसी सिनेमा बनती जाएगी, एक कारवां बनता जाएगा। तो हमें बेहतर काम करने की जरूरत है। ये नहीं कि हमारा सिनेमा कहाँ जा रहा है, हम बेहतर काम करेंगे तो हमारा सिनेमा अपने आप वहां चला जाएगा। और उसका उदाहरण है संघर्ष 2। और क्योंकि उन्होंने दिल खोल के खर्चा किया, हमने दिल खोल के काम किया। हमें जहां जरूरत अपने मौत से लड़ना हुआ तो वहां भी लड़ लिए हम। हमें हेलीकॉप्टर से चलना था तो वहां भी हम तो लटक के आना चाहते थे, लेकिन परमिशन पूरे हिंदुस्तान में ऐसी परमिशन, आउट ऑफ इंडिया में भी ऐसी परमिशन नहीं मिली है जिससे हम लटक के आ सके। क्योंकि परमिशन जब से इंदर कुमार का हादसा हुआ तब से परमिशन देना ही हेलीकॉप्टर से लोग बंद कर दिए। तो हेलीकॉप्टर से भी एंट्री है, एक अलग लेवल पे खर्चा हुआ उसके लिए भी। वो गन, मशीन गन कम से कम 30 केजी का था जिसको उठाकर मुझे मूवमेंट करना था। वो जो मोटर बाइक है, वाटर मोटर बाइक, उसमें मुझे बहुत ज्यादा रिस्क उठाना पड़ा क्योंकि मैं कभी चलाया नहीं, सिर्फ देखा था। और 30,000 गहरा फीट समुद्र में मुझे उतर के और वो मूवमेंट करना था। उसमें मुझे गोली भी चलानी थी, उसमें एक हाथ से पकड़ के मुझे चलाना था। तो वो टॉप जॉब था और वो कहीं ना कहीं खतरे वाला काम था। बट कोई नहीं, मुझे लगता है कि जनता का प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है तो उनके लिए मैं किसी हद तक जा सकता हूँ। कोशिश रहती है कि उसमें हमारा भाषा कितना बड़ा हो रहा है। हमारी जान तो जनता की है और ये जान को इतना बड़ा बनाने में जनता का बहुत योगदान है। तो बस कोशिश किया था मैं और हो गया। जी जी। फिल्म के लिए आपने ट्रांसफॉर्मेशन बहुत गजब का किया है, आपने मतलब बॉडी पर बहुत काम किया है। तो ये कितना मुश्किल था, कैसे आपने इसको किया, कैसे आपकी बॉडी बनी है, ये थोड़ा कुछ बताएं। देखिए, मैं समस्या ये थी कि मैं टाइम हमें बहुत कम मिलता है और मैं कभी भी प्रोड्यूसर के टाइम पे जिम नहीं करता या वर्कआउट नहीं करता। मैं सुबह 5 बजे उठता था जी। और 7:30 बजे तक जिम करता था, 8 बजे सेट पे पहुंच जाता था। या कभी ऐसा भी होता था, कभी 7 बजे भी पहुंचना होता था मुझे, कभी 9 बजे पहुंचना होता था। तो वो टाइमिंग के हिसाब से, जिस हिसाब से, तो 2 घंटे पहले मैं उठ जाता था ताकि मैं जिम कर सकूं। उसके बाद ब्रेक में सब लोग खाना खाते थे, मैं सिर्फ जूस पीता था। जूस पीते पीते जिम चला जाता था क्योंकि 1 घंटे का ब्रेक होता है। तो मुझे लगता था कि 45 मिनट कम से कम मैं कर लूंगा। विनेटी में डंबल लेकर जैसे शॉट खत्म होता था जाकर शुरू हो जाता था। फिर मैं शाम को जब आता था तो शाम को फिर 2 से 2.5 घंटे जिम। तो लगातार मुझे लगता है कि 6 घंटे का मेरा रूटीन था जिम का और लगातार मैंने किया, तब जाके वो चीजें रिजल्ट और देखने को भी मिल रहा है कि एक अच्छी फिजिक के साथ मैंने उस सिनेमा को, अपने फिजिक को दिया उस सिनेमा के लिए। तो बस कोशिश है कि और बेहतर क्या हो सकता है, इससे भी बेहतर और क्या करना है। बस एक चैलेंजिंग है और उसी को एक्सेप्ट करके अभी चल रहा हूँ मैं। इसके साथ डाइट पे भी काम किया होगा कुछ? नहीं, डाइट तो बस मेरा डाइट यही होता है कि मैं थोड़ा सा साग भात बहुत ज्यादा खाता हूँ। अगर साग भात मिल गया तो मेरे गांव का मेरा फेवरेट है साग भात, मड़ुआ की रोटी, सतुआ, लिट्टी चोखा। तो मेरा डाइट कुछ नहीं होता था, बस अंडा खाता था। बाकी डाइट में कुछ नहीं लेता था मैं। और मैं बाकी चीजें नहीं लेता जो अंग्रेजी खाने होते हैं, अंग्रेजी सप्लीमेंट क्या क्या होते हैं, ये सब दवा बीरो से मैं, पता नहीं, मुझे वो पचता नहीं है। तो मैं ज्यादा करके देसी अपने घर के खानों पे बिलीव करता हूँ और दूध पीता हूँ ज्यादा थोड़ा सा। तो वो ज्यादा मेरे लिए लाभदायक हुआ, वो ज्यादा एनर्जेटिक है। तो इसलिए मैंने कोई डाइट फॉलो नहीं की, बस मेहनत किया और चीजें होती चली गई। जी। क्योंकि हम संघर्ष 2 की बात कर रहे हैं, तो आपका कुछ बचपन का ऐसा कोई संघर्ष रहा हो रियल लाइफ का जिसको आप आज भी याद करते हो? जिंदगी में दर्शन भाई सच पूछिए ना तो क्या नाम मैं भूल रहा था आपका? गगन भाई जी। गगन जी, सबसे बड़ी चीज है कि मेरी जीवन के पीछे बहुत बड़ी कहानी है। आज कहानी है तभी मैं एक किताब बन के उभरा हूँ। अगर कहानी नहीं होती तो शायद ये किताब आपके सामने जो बैठा है ये आदमी किताब नहीं बनता। तो मेरे जीवन में बहुत बड़ी बड़ी कहानियां हैं।
दूध बेचने से लेकर लिट्टी चोखा बेचने तक का, किसी के घर पे बर्तन मांजना, झाड़ू पोछा करना, रोटी बनाना, ऐसे मेरे जीवन में बहुत सारे किस्से हुए हैं। उसके बाद आज जाकर, क्योंकि मैं कभी स्टार बनने के लिए काम ही नहीं किया, मैंने काम किया और मैं यहाँ तक पहुंच गया। तो मेरे पास कोई टारगेट था ही नहीं, क्योंकि मैं कैपेबल नहीं था पैसे से भी बहुत। अब 7 भाई, पापा कमाने वाले एक, और उसमें रहने का घर नहीं, तो आदमी तो पहले कमाने ही निकला था कि कुछ कमाए ताकि घर की परिस्थितियां जो है वो सुधरे। लेकिन करते गए और अपने आप का नाम बनता चला गया, और जीवन में आज आप सबके सामने हूँ। तो मेरे पीछे कहानी तो है, और बहुत बड़ी कहानी है। हम कभी स्टूडियो में आएंगे आपको तो अपनी कहानी पूरी शेयर करेंगे और आपके साथ करेंगे। जी जी, मैं एक्चुअली वही पूछना चाह रहा था कि मतलब ये मैंने पढ़ा है आपके बारे में कि आपने मवेशी भी चराए हैं, आपने दूध भी बेचा है, फिर एक्टर बनने की धुन जो एक सवार हुई वो कैसे हुई? तो सच पूछिए तो जब मैं दिल्ली गया, जब लिट्टी चोखा बेच रहा था, तो उस समय एक संजय कॉलोनी है ओखला, कालका जी मंदिर के पास में, तो वहीं पे मेरा दुकान था। दुकान क्या था, जिस घर में हम लोग रहते थे उसी घर में लिट्टी सेकना होता था, आग वाला, उसी में बेचना होता था। 4-5 बजे दुकान बंद हो जाती थी, उसके बाद हम लोग उसी घर में सोते थे जिसमें दुकान था। तो दुकान भी वही था, घर भी वही था। और कुछ दिन हम लोग रेडी पे लगाए थे, उसके बाद घर में शिफ्ट हुए, और करते करते वहीं से 12,000 रुपया का एक कैसेट गाया, फ्लॉप हुआ। लगातार मेरी 6 कैसेट फ्लॉप हुई थी। उसके बाद 7वां कैसेट 3 डिस्ट्रिक्ट बजा था, छपरा, सिवान, गोपालगंज में, मोतिहारी में थोड़ा बहुत बजा था। और वही धीरे धीरे सिलसिला शुरू होते, उसके बाद कैसेट खरीदना, कैसेट खुद ही ले जाकर दुकानदारों को देना, अपना पोस्टर चिपकाना। उसमें कई लोगों ने माँ बहन की गालियां भी दी, क्योंकि मेरी गायकी पहले से ही बहुत अजीब थी। क्योंकि मैं ब्यास था, मैं वेद गाने वाला आदमी था, मैं लोक गायक नहीं था। तो मैं रामायण महाभारत गाने वाला आदमी, अचानक से मैं दूसरे जॉनर में जाकर काम करने लगा। तो मेरे लिए कष्ट तो थी, क्योंकि मेरे से बेहतर गायक उस समय सब लोग बजते थे, सबके गाने चलते थे, लेकिन मेरा वो क्वालिटी उनके लेवल की नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे सीखते सीखते आज आदमी अच्छा करने लगा, और कोशिश किया तो अच्छा होने लगा। तब जाके मुझे एक गाना, मेरा मालभेटाई मेला में मैंने गाना कैसेट गाई थी, और वो गाना बहुत बड़ा हिट हुआ, जिसमें मैं लड़की बन के एक्ट किया था। उसके बाद मुझे लगा कि मैं बेहतर गायक बन गया। तो गायक बन गया तो फिर मैं गायकी पे ही मेहनत करने लगा। तो 2008 में ऐसी चीजें हुई। 2008 के बाद में 11 में मुझे आलोक सिंह, एक मुजौना गांव है बेलथरा रोड के पास, उन्होंने ही मुझे साइन किया। साइन करने के बाद फिर मैं मुंबई गया। मुंबई जाने के बाद मैं फाइट पे मेहनत की, अपने खड़ा होने का, कैसे है कैमरा, क्योंकि वहाँ बड़ा कैमरे होते थे। हम लोग जब ऑडियो शूट करते थे तो छोटे छोटे कैमरे होते थे, तो कैमरा देखकर डर लगता था। लेकिन चीजें धीरे धीरे करते अपने आप को रेडी किया। फिर मैं काम करना शुरू किया तो लगातार साजन चले ससुराल, जान तेरे नाम, दिल्ली की लोहनिया वाली, नागिन, लहू के 2 रंगे, लगातार सारे फिल्में, 5 फिल्म लगातार मेरी सिल्वर जुबली हुई। उसके बाद चीजें चलती गई, करता गया और अपने आप पे काम करता गया, और वो सिलसिला शुरू होते होते आज यहाँ तक हूँ। एक्टर या सिंगर के तौर पे जो आपकी पहली कमाई थी वो क्या थी, और आपने क्या किया था उसका? पहली कमाई तो मेरी, मैं समझ लीजिए कि अखंड गाने से हुई थी जी। जब हम अखंड कीर्तन जो हरे राम हमारे गांव में गाते थे ना लोग, और आज भी होता है। तो मैं जब उसमें जाता था तो हम आरती के टाइम पे जाते थे, छोटे छोटे थे हम लोग, आरती के टाइम पे जाते थे तो हम आरती भी गाते थे। तो आरती में लोग पैसे देते थे, राम जी की आरती, कृष्ण जी की आरती, तो ये सब चीजें करते थे हम। करके फिर वहीं से कुछ पैसे मिलते थे तो हमारे खर्चे निकल जाते थे, क्योंकि लोग खुश होकर देते थे। छोटे थे, गाते थे, लोगों को अच्छा लगता था, लोग देते थे। तो पहली कमाई मेरी वहीं से शुरू हुई, भगवान राम की चर्चा से, और आज यहाँ तक आदमी पहुंचा। तो कहीं ना कहीं योगदान तो बहुत है, और बहुत लोगों का योगदान है मेरे पीछे। मैं खुद को बड़ा करने में, मुझे लगता है कि सबका एक प्यार और आशीर्वाद और स्नेह दुलार मिला है, तभी मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। उनमें से मेरी जनता भी बहुत मुझे प्यार की, तो आज जनता का भी योगदान है खेसारी को बड़ा करने में। आपने इतना संघर्ष किया है एक्टर बनने के लिए, तो वो एक कौन सा मौका था जब आपको लगा कि आपके करियर का टर्निंग पॉइंट है, जिसने आपको एकदम से बदल दिया? वही गाना में, हाँ वही गाना था मेरा। और आंगनबाड़ी हो दिलस घरवा बिगाड़ी, सैया लइका नियन सूरज जला कोरा में दिया क्या जोरा में ना, इसी गाने के बाद मैं फिल्म में साइन हुआ था।
और आज भी मेरे पास 11,000 का चेक पड़ा हुआ है घर पे, जिसको मैंने डाला ही नहीं कभी, क्योंकि जी मैं उस समय 11,000 में साइन हुआ था सिनेमा जी के हीरो, एज ए हीरो के लिए। जी जी लेकिन मुझे क्या पता कि मैं यहाँ के लिए बना हूँ और ऐसी ऐसी चीजें कर पाऊंगा। मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे कभी ऐसी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन आज आप लोग के आशीर्वाद और लोगों के प्यार की वजह से आज यहाँ तक पहुंचा आदमी, और सब स्मूथ चलता गया। मैं क्योंकि मैं काम किया, मुझे क्या करना ये पता नहीं, बट करता गया और सारी चीजें बनती गई। तो मैं सिर्फ काम पे फोकस किया, बाकी चीजों पे नहीं, कि मुझे वहां जाना है, मैं करूंगा तभी वहां जाऊंगा। इसीलिए मैं करने पे ज्यादा विश्वास करता हूँ और मुझे काम आता है। मैं बेहतर करने की कोशिश करूंगा, इसी को फिनिशिंग करूंगा, तो मुझे लगता है कि बाकी लोगों की तरह हमारा भी भाषा बड़ा हो जाएगा। अब भोजपुरी सिनेमा के कई एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं, साउथ इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। आपने भी एक फिल्म में काम किया है, ग्लोबल बाबा में कैमियो किया था। हाँ तो हाँ। कभी कभी ऐसा आपको महसूस नहीं हुआ कि मैं बॉलीवुड में जाके मुझे काम करना चाहिए या साउथ में जाके काम करना चाहिए? ऐसा नहीं है गगन भाई कि मुझे ऑफर नहीं मिला, मुझे बहुत जी सारी अपॉर्चुनिटी मिली करने के लिए। बट मुझे लगा कि अगर मैं अपने भाषा से दूर चला जाऊंगा, तो जिस भाषा के लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और उन्होंने जब मुझे इतना बड़ा बना दिया, और आज मैं छोड़ के किसी और भाषा के लिए जाकर काम करूं, तो वहां सिर्फ मैं अपने आप को बड़ा कर पाऊंगा, 2 पैसे कमा पाऊंगा, मैं अपने भाषा को बड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे लगा कि अपने भाषा को ही उस लेवल तक अगर आदमी लेकर चला जाए अपने ऊर्जा और अपने मेहनत से, तो शायद मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ और भी भाई जो मेरे आने वाले हैं, कम से कम उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। तो मैं अपने आप को वहां नहीं लेकर जाके, बल्कि मैं भोजपुरी को कोशिश किया जब बड़ा हो जाए, और उसका उदाहरण संघर्ष 2 है। हमने कोशिश पहला की है, अब इसके बाद जितने भी लोग हैं सब कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे अपना चीजें वो प्लेटफॉर्म पे आ जाएगा, और हम भी 100 करोड़ का धंधा करने के लिए एकदम तैयार हो जाएंगे कि नहीं हम भी कर सकते हैं। तो वो बस कोशिश है। इसीलिए मैं ग्लोबल बा में मनोज तिवारी जी जो मेरे गुरु की तरह है, मेरे बड़े भाई हैं, और उन्होंने भी टीजर देखकर मुझे अप्रिशिएट किया था कि बेटा बहुत अच्छा काम किया है, भोजपुरी आज इतने बड़े लेवल पे काम करने लगी है, बहुत बेहतर कर रहे हो आप लोग ऐसे ही करते जाओ। देख के लगा ही नहीं कि हाँ हम कोई भोजपुरी सिनेमा का टीजर देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई साउथ के टीजर देख रहे हैं, किसी हिंदी सिनेमा का टीजर, किसी हॉलीवुड सिनेमा का टीजर देख रहे हैं। तो अच्छा लगा देख के जो आप लोगों का प्रयास इतना बेहतर हो रहा है। तो मैं उनके प्यार में ग्लोबल बाबा का एक गाना किया था, मैं और माही गिल और पंकज त्रिपाठी जी। जी जी। ये इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल था जो आपने अभी बताया कि आज अपन देख रहे हैं कि जितने भी रीजनल सिनेमा है, कई हैं, पंजाबी हुआ, मराठी हुआ या बंगाली हुआ, ये मतलब ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। तो ऐसी भोजपुरी सिनेमा कहाँ पे ऐसी कोई कमी रह रही है कि उस लेवल पे पहुंचने में थोड़ा समय लग रहा है उसको? देखिए सबसे बड़ी चीज मुझे ऐसा लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का माइनस एक ही चीज है कि यहाँ पे सिर्फ अपना घर चलाने के लिए कुछ लोग काम करते हैं। तो आप घर चलाने के लिए 5 व्यक्ति के लिए काम करिएगा तो 5 ही व्यक्ति देखने जाएंगे, फिर उतना एनवास बड़ा नहीं होगा। जब अपने परिवार चलाने के लिए काम करते हैं तो सर आप किसी के नौकर हो जाते हैं, लेकिन जब देश चलाने की बात आती है तो पूरे देश के हो जाते हैं आप। तो हमें थोड़ा देर के लिए परिवार को दरकिनार करके, और मुझे लगता है कि एक बार अपने भाषा के लिए अगर हम सोच ले तो शायद हम भाषा को भी बड़ा कर पाएंगे और अपने आप को भी बड़ा कर पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा सा टेक्निकल स्ट्रॉन्ग हम बहुत कम ऐसे डायरेक्टर हैं जो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है। कहानी तो अच्छी करते हैं वो, बट टेक्निकल में प्रॉब्लम है। आज के जनरेशन में सीजी वर्क, स्टॉक शॉट, चाहे अपने चीजों को रखने का जो तरीका है ना, वो थोड़ा सा कमजोर है। बट धीरे धीरे चीजें सब लोग अब अच्छा करने की और बेहतर करने की कोशिश में लगे हैं, और आज नहीं तो कल चीजें हो जाएगी। शुरुआत संघर्ष 2 से हुआ है, अब इसके आगे देखिए क्या होता है। और हमने कोशिश की है, अब मुझे लगता है कि हर आदमी भी इसको फॉलो करके कोशिश करेगा और चीजें बड़ी होती जाएगी। बॉलीवुड में और साउथ में एक ट्रेंड अभी देखने को मिल रहा है कि माइथोलॉजिकल जो फिल्में हैं, माइथोलॉजिकल पृष्ठभूमि पे वो फिल्में लौट रही हैं। आपने अपने थिएटर के जमाने में रामायण महाभारत पर बेस्ड कई प्ले किए हैं, तो भोजपुरी सिनेमा में ऐसी कोई फिल्म का प्लानिंग है क्या आपकी? जी, प्लानिंग अब कांतारा की तरह एक सिनेमा में कर रहा हूँ। जी जी। और आप देखेंगे, मुझे लगता है कि अगर लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला और हम लोगों ने बेहतर कर दिया, अभी तो मैं कुछ नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर हमने बेहतर कर दिया तो वो भी एक ऐसी मूवी होगी कि लोग कहेंगे, उनको अपने भाषा पे फक्र होगा, अपने बेटा खेसारी पे फक्र होगा कि हाँ मेरा बेटा इतना बेहतर काम कर रहा है।
तो बस कोशिश है, उसकी राइटिंग चल रही है, वो एक कहानी ही है और वो हकीकत है। उस हकीकत को पर्दे तक लेकर आने की कोशिश है हमारी। अब देखिए कब तक वो सफल होता है, अभी जारी है। 2-3 महीने पहले से उस पे काम हम लोग शुरू कर दिए हैं, शायद अभी 2-3 महीने और लगेंगे, क्योंकि उसकी छोटी छोटी चीजें हैं जो गलत ना हो जाए, उसके लिए उसी गांव में जाकर राइटर बैठा हुआ है 3 महीने से, सिर्फ इस काम के लिए कि हाँ क्या हुआ था, कैसे हुआ था। तो क्योंकि अब देखिए वो कहीं किताब में तो क्या है क्या नहीं, बट हकीकत जमीन तो कुछ और होता है। तो उससे हम रूबरू होने जा रहे हैं और कोशिश है हमारी कि उससे भी बेहतर कुछ किया जाए। रीमेक्स का एक दौर है, बॉलीवुड में आम बात है, भोजपुरी में भी आपने कई साउथ की कुछ फिल्मों की रीमेक्स की हैं। तो अगर आगे आपको कोई रीमेक करना हो तो आप भोजपुरी या साउथ या बॉलीवुड से कौन सी फिल्म ऐसी लेना चाहेंगे जिससे आपको लगता है कि रीमेक की जा सकती है? नहीं गगन भैया, हम रीमेक करने पे विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमारे पास बहुत कहानियां हैं। हमारे पास बस लिखने वालों की कमी है और उसको प्रेजेंट करने वालों की कमी है। जी। तो मुझे लगता है कि हम अपने रीजनल सिनेमा में इतनी बेहतर आज दबंग को देखिए, दबंग तो रीजनल सिनेमा ही था ना, अपना रीजनल भाषा ही था ना, लेकिन उसने अपना झंडा गाड़ा ना। बिल्कुल कहीं ना कहीं सुपर 30 देखिए, हमारे बिहार की कहानी थी ना, झंडा गाड़ा ना उसने। तो मेरे कहने का मतलब बहुत ऐसी उदाहरण है जो हमारे भाषा को लेकर और लोग इतनी अच्छी अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत बेहतर है। वो प्रेजेंट कर पाते हैं, उस चीज को कह पाते हैं, इसलिए लोगों को समझ में आता है। हमारे पास चीजें हैं, हम कह नहीं पाते हैं, इसलिए हम पीछे हैं। अब हमारे मन में जो बातें हैं, अगर मैं आपसे नहीं बोलूंगा तो आप तक कैसे पहुंचेगी, और बोल भी दिया तो बोला कैसे, ये भी मायने रखता है। किस ढंग से मैंने आपके साथ उस बातों को रखा, किस ढंग से मैंने उसको प्रेजेंट किया, तो वो भी एक मायने रखता है। तो प्रेजेंटेशन अगर अच्छा है आपका, तो मुझे लगता है कि आप अपने शब्द को बेहतर तरीके से रख सकते हैं और बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। तो यहाँ बताना ही बहुत काबिलियत की बात है कि बताया कैसे जाए। तो जब आप टेक्निकल स्ट्रांग होंगे, आपको चीजें समझ में आएगी, तो शायद आप दुनिया को अपनी बातें बता देंगे। और जब आप अपनी दुनिया को अपनी बातें बता देंगे, समझा देंगे, तो आपको दुनिया समझ जाएगी और चीजें बड़ी हो जाएंगी। शुरुआत में आपने एक चीज बोली थी कि पहले हम, अब गानों के जरिए तो हम ग्लोबल लेवल पे छा चुके हैं, अब फिल्मों के जरिए जा रहे हैं। तो गानों से लेके एक मेरा सवाल था कि भोजपुरी जो गाने आते हैं, अक्सर उन पे ऐसा लोग, जो आम धारणा लोगों ने जो बना रखी है कि उसमें अश्लीलता होती है, डबल मीनिंग होते हैं। तो इसको लेके आप क्या सोचते हैं कि मतलब लोगों का क्या सही है ऐसा सोचना? देखिए, मेरे कहने के मतलब, आपके कानों तक भी जो गाने जाते होंगे ना भैया, वो लोग बजाते हैं तभी जाते हैं। कितने लोगों ने मेरे से बोला कि आप निर्गुण पूर्वी गाया करिए। निर्गुण पूर्वी तो मार्केट में ही है, भरत शर्मा जी ने निर्गुण गाया है, मदन राय जी ने गाया है, और रोड पे है, वो मार्केट में है, लेकिन कहीं सुनाई नहीं देता है। तो मेरे कहने का मतलब कि लोगों का नजरिया, मानसिकता बदल गया है। पहले साउथ में भी देखिए कल्चर वाली फिल्में बनती थी, लेकिन आज साउथ में पुष्पा जैसी फिल्में बनती है, बाहुबली जैसी फिल्में बनती है, केजीएफ जैसी फिल्में बनती है। तो मेरे कहने का मतलब कि आज की जनरेशन अगर उस टाइप की चीजों को आप दीजिएगा, आज की जनरेशन कितना मड़ुआ का रोटी खाता है, आप बताइए मुझे। आप हमें बोलते हैं मड़ुआ का रोटी खिलाइए लोगों को, तो मड़ुआ की रोटी लोग नहीं खाएंगे। आजकल लोगों का नजरिया बदल गया है। पहले हमारे घर के औरतें यहाँ तक ब्लाउज पहनती थी, आज हमारे घर की अपनी लड़कियां ही जींस पैंट टी शर्ट पहन के घर में घूमती हैं। तो हम अपने घर को तो बदल ही नहीं पाते हैं, उनकी मानसिकता को कैसे बदल दें? तो लोगों का मानसिकता बदल गया है और उस हिसाब से चीजें बदलती जा रही है। मॉडर्न युग आ गया है, मॉडर्न बातें होगी। आप मॉडर्न युग में अगर बात आप किसी और चीज की करेंगे तो दुनिया आपको एक्सेप्ट नहीं करेगी। या तो आप मॉडर्न की बातें करिए और नहीं तो डायरेक्ट आप रामायण महाभारत की बातें करिए, यही हो सकता है। तो आप एक वर्ग पे बन के रह जाएंगे। अगर सबके दिल पे राज करना है तो थोड़ा थोड़ा हर चीज आपको देना पड़ेगा। अगर आपको अपनी दुकान चलानी है, अपना मार्केट चलाना है, अगर आपको मॉल चलाना है, तो सिर्फ एक ब्रांड से आपका मॉल नहीं चलेगा, उसमें कई सारे ब्रांड रखने पड़ेंगे, तभी हर आदमी का ख्वाहिश पूरी होगी और हर आदमी की चाहत पूरी होगी। तो जो खराब सौदा है उसके भी ग्राहक हैं, जो अच्छे हैं उसके भी ग्राहक हैं। तो मेरे कहने का मतलब, जो चीज आपको खराब लगती है उसको खरीदना ही क्यों नहीं खरीदना है, खराब भी जाएगा। हमारे कहने का मतलब कि रामायण जब लिखी गई तो क्या रावण का चर्चा उसमें नहीं हुआ है, लेकिन राम की चर्चा ज्यादा हुई है, इसलिए रामायण हमारे लिए सर्वोपरि हुआ।
तो जो अच्छा है उसका जब हम चर्चा ज्यादा करेंगे तो दुनिया को वही सुनाई दे, क्योंकि हम अच्छाई की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बुराई की चर्चा करें तो अच्छाई तो दुनिया भूल ही जाएगी ना। तो बेहतर गाने भी आते हैं, बेहतर चीजें भी आती है, हम भी बेहतर गाते हैं, हम भी गंदा कभी गा देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, इस दुनिया में कौन ऐसा आदमी नहीं है जो गलत नहीं करता। हाँ, कोशिश है सुधारने की, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत करिए, नहीं, हमें कोशिश करना है। हाँ, जब अच्छी चीजों पे बात शुरू हो जाएगी, अच्छी चीजों का चर्चा शुरू हो जाएगा, तो बुराई अपने आप खत्म हो जाएगी, फिर बुराई का कोई बात ही नहीं होगा। बात होती है इसलिए वो बुरा है और वो हावी हो जाता है। तो मेरे कहने का मतलब कि वही है। हम आप मेरे एक और सवाल कि मुझे ऐसा लगता है कि जिसको पता है कि नहीं इसको हमें गलत साबित करना है, तो भैया आप रामायण का चर्चा भी करिएगा तो उसमें भी वो कमी निकाल देगा, क्योंकि वो उसके मानसिकता में सिर्फ एक ही बात है कि मुझे इसको गलत साबित करना है। जब हमारी मानसिकता में ही है कि मुझे गलत साबित करना है, तो आप उससे आशा ही मत करिए कि वो आपको सही साबित करेगा, वो गलत ही करेगा। तो उसके लिए कोई शब्द नहीं बना है, उसके लिए क्या बोलिएगा आप, क्योंकि उसके मन में ही है कि मुझे गलत साबित कर देना है। अब संघर्ष टीजर को भी कई सारे लोग, कई सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि नहीं यार ये गलत है, इसका ये खराब है, इसका वो खराब है। उनको ये पता नहीं कि भाई कम से कम यहाँ तक तो अपना भोजपुरी पहुंचा, उसमें भी कमी निकालना है उनको। तो अगर बेहतर बॉडी आपने बना लिया, नहीं 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 यार, ये बहुत ज्यादा बाइसेप खेसारी बहुत ज्यादा बना लिया, इसको थोड़ा कम करना चाहिए। लेकिन इस बाइसेप को बनाने में कितना मेहनत लगा है, ये मेहनत वो नहीं देख रहा है। क्योंकि हर इंसान के पीछे एक कहानी होती है भैया, अगर वो बड़ा होता है तो उसके पीछे कहानी है। लालू यादव बड़े हुए तो उसके पीछे उनके पीठ पे कितने लाठियां बरसी हैं, ये कोई नहीं देखा जेपी आंदोलन में। लोगों ने ये देखा कि लालू यादव बड़े हो गए, नहीं, नीतीश जी बड़े हुए तो उनके स्ट्रगल को किसी ने नहीं देखा। तो मेरे कहने का मतलब कि किसी को बुरा बोलना बहुत आसान है, लेकिन उतना तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। आप उतना तक पहुंच जाइए, उसके बाद उसके सामने फेस टू फेस बात करिए ना, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले आप अपने आप को बना लीजिए, उसके बाद अगर उससे सवाल करिएगा ना, तो आप उसके लेवल में करिएगा तो शायद आपकी बातों की अहमियत नहीं रखेगा। आप उस लायक बने नहीं, और समीक्षा बेमतलब के करते हैं, अच्छी चीजों को भी बुरा बनाने आपकी आदत है। तो जिनके पास आदत है बुरा बोलने का और बुरा ही बोलना है, उसके लिए कोई शब्द नहीं बनाया गया। तो उस सब चीजों पे फोकस ही नहीं करना है। हम बस बेहतर करने की कोशिश करें, और बेहतर अगर कोई कर रहा है तो मुझे लगता है कि उसको वो सराहनीय है, और उसको हर आदमी को सराहना चाहिए, ताकि उसके ऊर्जा में कहीं कटौती ना हो और वो आगे और बेहतर करने की कोशिश करे। एक सेकंड लास्ट सवाल है मेरा कि खेसारी लाल के करोड़ों फैन हैं, लेकिन अगर पूछा जाए कि खेसारी लाल खुद किसके फैन हैं, तो वो क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं सच पूछी तो मैं अपने काम का फैन, बेहतर काम कैसे कर सकूं, बेहतर लोगों को प्रेजेंट कैसे कर सकूं। क्योंकि जिसका मैं किसी को अगर बोल दूं कि मैं इनका फैन हूं, तो उन्होंने अपने आप को बनाया। मैं चाहता हूं कि दुनिया मुझे उस लेवल पे देखे कि जहां वो किसी को नहीं देखी है। मैं कोशिश ये करता हूं, मैं किसी के फैन होकर अपने जीवन को नहीं चलाना। हर आदमी एक दूसरे का फैन होता है, और मैं सच पूछी तो मैं अपने जनता का फैन हूं, क्योंकि मुझे किसी आदर्श ने नहीं बनाया, मुझे मेरी जनता ने बनाया। और मैं अपने काम का फैन हूं, जो काम करके मुझे खुशी मिलती है। अगर हम किसी के फैन हैं तो उससे मिलने के बाद हमें खुशी तो मिलती है ना गगन भाई। तो मैं जब अपने काम करता हूं तो मुझे खुशी मिलती है। मैं 24 घंटा काम करने वाला आदमी हूँ, मैं सोता ही नहीं। मुझे छोटा भी टाइम मिलता है तो कम से कम 200-400 डिप्स में घर में ही मार लेता हूँ कि हाँ टाइम नहीं है, चलो अभी गाड़ी में तेल भरा रहा है तो तेल भरवाने गया है ड्राइवर मेरा बेचारा, तो यहीं पे 200 डिप्स मार के निकल जाऊं। तो मैं वैसा हूं कि मुझे काम चाहिए, और मैं अपने काम का फैन हूं, और हमेशा कोशिश यही है कि बेहतर काम किया जाए। आप सिंगर भी हैं, तो अगर आप होली आ रही है, होली से जुड़ा कुछ 2 लाइन हमारे जो यूजर्स हैं उनके लिए गा सकें। ने होली में सपना बलम भइल बाए होली में, कि हमरा सुनवा के फोनवा आइल कम भइल बाहो, ए होली में सपना बलम भइल बाए होली में। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है मेरा गाना अभी जी। और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड का ही गाना है, तो प्यारा है होली जी। तो थैंक यू गगन भैया, और आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है,
कि आप लोग जैसे इंसान अगर अपने भाषा के लिए सपोर्ट करेंगे तो एक रीजनल भाषा आप साउथ की टक्कर में देख सकते हैं। तो आप सबका प्यार और आशीर्वाद हमें बहुत चाहिए, हमारी भाषा को चाहिए। तो आप लोग जितना कर सकते हैं आप अपने माध्यम से, क्योंकि आप लोग समाज के आईना हो और आप लोग कहते हो तो आपके बातों का वेट है दुनिया के नजर में। तो आप जब किसी चीज की तारीफ करोगे तो अगर 50 तो तारीफ करोगे तो उसमें से 40 तो जरूर सुनेंगे, क्योंकि आप निष्पक्षता का एक उदाहरण हो। आप लोग निष्पक्ष अपनी बातों को रख सकते हैं, आपके पास प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज मैं आप सबसे रिक्वेस्ट ही करूंगा कि आप लोग प्लीज इसको प्यार और आशीर्वाद, संघर्ष को इतना आप प्यार दीजिए कि हम भी अपने आप को कह सकें जहां हम रीजनल के हमारा भी स्थान है। एशियानेट न्यूज के रीडर्स के लिए कुछ बोल सकें, नाम लेके प्लीज। हाँ, मैं पूरी एशिया न्यूज रीडर्स के जितने भी लोग हैं उससे जुड़े हुए हैं। मेरे तरफ से सबसे पहले तो मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामना कि आप ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद पूरे दुनिया से पाते रहिए और हम सबको भी आपका प्यार मिलता रहे। और मैं यही कहूंगा कि अच्छी चीज आए तो आप प्लीज उसको सपोर्ट करिए। जी, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एशियानेट न्यूज को टाइम देने के लिए, और आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओके गगन भैया, थैंक यू। जी नमस्कार।